Hello, my dear friends. Again, I welcome you all on the online platform of Kalyani Juniors Indore. Friends, as you all know that I am taking the classes of social science. आज मैं आपके साथ क्लास 8th का चैप्टर 5 जुडिशरी डील करने वाला हूँ. फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ आप लोगों ने जुडिशरी के बारे में सुना ही होगा, राइट? अभी जुडिशरी क्वेश्चन ये उठता है, ये क्या करती है, जुडिशरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमारी जो जुडिशरी होती है, तो जो लॉज हमारे पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, उन लॉज के आधार पर हमारी जुडिशरी क्या देती है? जजमेंट सुनाती है, अपने जजमेंट्स डिलीवर करती है ना, इन द फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं ऑर्डर्स, है ना, डिक्री एटसेट्रा. ठीक है ना. तो लॉज हमारे कहाँ पर बनते हैं? हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बनते हैं. और हर स्टेट में क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है? लेजिस्लेशन का काम होता है ना. सो व्हाट इज लेजिस्लेशन? इट इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. तो लेजिस्लेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. तो यहाँ क्या हो रहा है? लॉज बन रहे हैं. ठीक है. और इन लॉज के आधार पर क्या होता है? हमारी जुडिशरी क्या करती है? जजमेंट्स डिलीवर करती है. इन सब में भी यदि मैं आपसे बात करूं, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेड बाय द इंडियन जुडिशरी? सो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, राइट? सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना. इंटरप्रिटेशन का काम जो होता है सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी के, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है, क्यों करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन? तो जैसे मैं आपसे बात करूं, हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है. क्या बोलता है हमारा वो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21? राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी. हमें क्या देता है? राइट टू लाइफ, है ना. अब यहीं पर हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास यदि कुछ केसेस पहुंचते हैं, तो वहां उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस आर्टिकल का, उस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन किया जाता है ना. इसी तरह के कई इंटरप्रिटेशन इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने किए और कई सारे जजमेंट्स डिलीवर किए. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं. एक एग्जाम्पल मैं आपको कोट करता हूं. राइट टू हेल्थ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू हेल्थ जो है इसी आर्टिकल से इंटरप्रिट होकर के आता है. यानी अगर आपको राइट टू लाइफ है, तो आपको हेल्थ, यानी आपकी हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए. तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मिलें. ठीक है ना. तो आपको, आपका जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस भी होना चाहिए, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्वच्छ पानी का पीने का पानी मिलना चाहिए आपको. अदरवाइज आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी तो आपकी लाइफ, नेचुरल सी बात है, अफेक्ट होगी और आपकी डेथ भी हो सकती है. तो इस तरह के इंटरप्रिटेशंस किसके द्वारा किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हमारी जुडिशरी के द्वारा किए जाते हैं. इसके अलावा अगर हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम देखें, हमारी जुडिशरी के पास क्या है? दैट इज कि जो लॉज हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, उन लॉज को स्टडी करना, और यदि कोई ऐसा लॉ बनाया गया है कि जो हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे लॉ को आप कह सकते हैं कि हमारी जुडिशरी नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, राइट? सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्लेड बाय द जुडिशरी ऑफ इंडिया. इसके अलावा आप अपील कर करके सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. से सपोज करिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ आप उसके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए, आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. तो आपको कहाँ पर जाकर के न्याय मिलेगा, ये हम भी नहीं जानते हैं. तो इस तरह से ये अपीलेट सिस्टम का भी हमारे यहाँ पर एक आप प्रोसेस है, कह सकते हैं. अब एक आपको क्वेश्चन बनता है बहुत सिंपल सा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी, है ना. तो यहाँ हम सबसे पहली बात करेंगे कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, अब ये डिस्प्यूट्स हमारी सेंटर और स्टेट्स के बीच में भी हो सकते हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं, या एक तरफ बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हो और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राइट? और या बिटवीन दी वेरियस स्टेट्स भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं किसके बीच में? सिटीजन्स के बीच में. तो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में भी हो सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं. सो द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स between citizens and the government,
between two state government and between the center and the state governments. तो एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए ये एक मैकेनिज्म भी होती है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो जुडिशियल रिव्यू की पावर भी होती है हमारे यहाँ की जुडिशरी के पास, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जुडिशरी होती है ये एक फाइनल इंटरप्रेटर होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर कोई ऐसी बात आती है किसी प्रोविज़न को किसी आर्टिकल पर इंटरप्रिटेशन करना है तो ये इंटरप्रिटेशन भी कौन करेगा, हमारी जुडिशरी करेगी, राइट। So as the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular law passed by the parliament if it believes that they are violating the basic structure of the constitution, or if that particular law is violating or infringing the fundamental rights of the citizens. ऐसा कोई लॉ अगर पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वायलेट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, तो उस पर्टिकुलर लॉ को हमारी जुडिशरी स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है, उसको कैंसिल भी कर सकती है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, जुडिशियल रिव्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, है ना। सो यहाँ मैं क्या बोलूँगा आपसे कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। तो इस देश का कोई भी नागरिक है अगर उसके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो वो हाई कोर्ट या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जा सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, राइट। देन अदर देन दैट, यहाँ एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जो आपकी बुक में ही कोट किया गया है। एक लेबर था, वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है, उसको चोट लगती है और उसको बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं एडमिट करने से मना कर देते हैं। तो जो मजदूर यूनियन थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 के तहत एक डिसीजन, एक जजमेंट डिलीवर करती है। क्या कि आर्टिकल 21 के तहत जो कि आपको राइट टू लाइफ देता है, उसी के तहत आपको क्या है, राइट टू हेल्थ भी है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या डायरेक्शंस दी, वेस्ट बंगाल में ये हुआ था तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दी कि आपको उसको कंपनसेशन देना होगा, जो भी उसने लॉस सफ़र किए हैं आपको उसको कंपनसेशन देना होगा और आपको प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए एक ब्लूप्रिंट भी लाना होगा, राइट। और जो भी पेशेंट्स हैं इस तरह के, जिनको इस तरह से कोई तकलीफ़ होती है, कुछ इंजरीज होती हैं, तो आपको उनको क्या देना होगा, कंपनसेशन देना होगा। तो ये केस कहाँ हुआ था, इस केस का नाम क्या है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 में ये डिसीजन आया था, राइट। तो ये क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया और उस इंटरप्रिटेशन से क्या हुआ, आर्टिकल 21 जिसमें कि सिर्फ लिखा हुआ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उस आर्टिकल के तहत राइट टू हेल्थ का भी इंटरप्रिटेशन किया कि नहीं, ये हेल्थ भी हमारा अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और यहाँ पर स्टेट को कंपनसेशन देना होगा और इस तरह का एक ब्लूप्रिंट भी लाना होगा कि अगर इस तरह की कोई इंजरीज होती हैं तो वहाँ पर स्टेट कंपनसेशन देगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। अब इंडिपेंडेंस का तो आप मतलब समझते हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई बॉडी नहीं है, मेरे ऊपर किसी बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब है मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। अब इस तरह की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि किसी बॉडी को हमें इंडिपेंडेंट रखना पड़े, ऐसा इसलिए करना पड़ता है। मान लीजिए मैं एक कोई संस्था हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं कोई बॉडी हूँ, मैं कोई कमीशन हूँ। अब मुझे किसी मिनिस्ट्री के अंडर में रख दिया जाता है सपोज। अब मेरी वर्किंग कहीं ना कहीं उस मिनिस्ट्री से अफेक्टेड होगी कि नहीं। वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, जो उस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है, जो उस मिनिस्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो सेक्रेटरी है, जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे, उनके डिसीजन से कहीं ना कहीं मेरी वर्किंग अफेक्ट होगी, राइट। अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे ऊपर किसी मिनिस्ट्री का कंट्रोल नहीं है, तो मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊँगा। ये बात समझ में आ गई। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की आवश्यकता पड़ती है कि इस देश के चाहे वो मिनिस्टर हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे कितने भी रिच पावरफुल लोग हों,
जुडिशियल प्रोसेस में उनका किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. So rich and powerful people in India try to influence the judicial process. The Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. और ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है इसकी बात कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, राइट? तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको समझ में आ रहा होगा. अब एक और बात मैं आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझाना चाहूँगा. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे और अदर ब्रांचेस कौन सी हैं गवर्नमेंट की जुडिशरी के अलावा? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. ठीक है, तो लेजिस्लेचर में क्या होता है? लॉज बनते हैं, राइट? लेजिस्लेचर में क्या होता है? लॉज बनते हैं. और एग्जीक्यूटिव क्या होती है? पॉलिसी मेकिंग के लिए जिम्मेदार होती है. ये दो अलग अलग फंक्शंस हो गए. तीसरा फंक्शन क्या हो गया? जुडिशरी का. अब जो अदर ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि लेजिस्लेचर, अदर मतलब जुडिशरी के अलावा, एंड द एग्जीक्यूटिव, दे कैन नॉट इंटरफियर इन द जुडिशियल प्रोसेस. उनको यहाँ इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है. द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड दे डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. ये जो कोर्ट्स होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती हैं और वो उनके बिहाफ पर काम भी नहीं करती हैं. तो ये मैंने आपको दूसरी इंडिपेंडेंस की बात बताई. आशा आपको समझ में आ रही होंगी बातें. इसके अलावा जितने भी जजेस होते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, है ना, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो यहाँ जो दो ब्रांचेस और होती हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनके बिना किसी इंटरफेरेंस के इनका अपॉइंटमेंट भी होता है. ठीक है ना. एक बार ये अपॉइंट हो जाते हैं तो इनका रिमूवल भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. ऐसा नहीं है कि हमारी एग्जीक्यूटिव यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो हमारी लेजिस्लेचर में जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं वो इनको बहुत आसानी से हटा सकें. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. इनका रिमूवल प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, राइट? तो क्या बताया मैंने आपको? ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विथ वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, एंड वंस दे आर अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस it is very difficult to remove from their post. इसके अलावा it plays a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. अब हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को जो पावर्स दिए हुए हैं ये भी हमारी जुडिशरी इंश्योर करती है कि कहीं ये अपने पावर्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, और ऐसा मिसयूज़ करके ये हो सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करें. So it also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens, because anyone can approach the courts if they believe that their fundamental rights have been violated. तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, राइट ना. एक और आपको छोटा सा टॉपिक होता है अपीलेट सिस्टम का. अपीलेट सिस्टम मतलब हम अपील करते हुए लोअर कोर्ट से सबसे हायर कोर्ट तक जा सकते हैं इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजंस गिवन बाय द लोअर कोर्ट्स. तो अगर हम बात करें हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर की, यदि हम बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है, तो अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट में तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उसके ऊपर हमारे पास हाई कोर्ट्स होती हैं, एंड टॉप मोस्ट में हमारे पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट है ना. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे भी हमारे पास तहसील लेवल पर भी कोर्ट्स होती हैं, और वी हैव विलेज कोर्ट्स ऑल्सो. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होते जजमेंट से तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जा सकते हैं, राइट. अब एक और आपको छोटा सा टॉपिक होता है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम. तो यहाँ हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल लॉ की और सिविल लॉ की. ठीक है. अब क्रिमिनल लॉज में हम लोग किसकी बात करते हैं? जो कि हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि मर्डर है ना, डेकॉइटी है, या रेप हुआ है किसी विक्टिम का, है ना. तो यहाँ हम लोग हीनियस क्राइम्स की बात करते हैं, और वहाँ पर हम लोग कौन से लॉज अप्लाई करते हैं? क्रिमिनल लॉज को अप्लाई करते हैं, जैसे कि इंडियन पिनल कोड IPC होता है. सो these criminal laws, they deals with the conduct or acts that the law defines as offenses. For example, theft, harassment of a woman,
डाउरी, मर्डर एटसेट्रा। वहीं अगर हम सिविल लॉज की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, रेंट मैटर्स आते हैं, है ना, डाइवोर्स मैटर्स आते हैं, तो ये सबको हम लोग सिविल लॉज के तहत रखते हैं। सो दे डील्स विद एनी हार्म ऑफ इंजुरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, है ना, जो ज़मीन संबंधी विवाद होते हैं, उनके बेचने में, खरीदने में कोई फर्जी रजिस्ट्री कर दी जाती है ना, परचेज ऑफ गुड्स, अगर इस तरह का कोई आपको ख़राब माल दे दिया जाता है किसी के द्वारा, रेंट मैटर्स आते हैं, डाइवोर्स केसेस होते हैं, तो ये सब कहाँ सिविल लॉज के तहत इनको डील किया जाता है। तो जनरली जो अगर हम बात करें क्रिमिनल मैटर्स की, तो वहाँ एक FIR लॉन्च की जाती है सबसे पहले, और उसके बाद जो है जो पुलिस मशीनरी होती है वो उस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। और अगर हम सिविल लॉज की बात करें तो यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की जाती है, जो डिफेंडेंट होता है ना, उसको जो है डिफेंड करना होता है, और जो अफेक्टेड पार्टी होती है इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस, राइट। तो ये आपको मैंने दो सिस्टम बताए, क्रिमिनल और सिविल लॉज। चलिए, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है हमारे यहाँ का, है ना, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। दी टॉप मोस्ट इज़ द सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर हमारे पास कोई और कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होती है। तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, राइट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, है ना। तो क्या आप किसी भी जाति धर्म में हैं, आप गरीब हैं अमीर हैं, तो क्या सभी व्यक्ति कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? एक क्वेश्चन ये बनता है। तो अगर मेरे पास कोर्ट में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो क्या मैं कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी प्रोविजंस किए गए हैं। फ्री एंड लीगल एड सिस्टम की बात की गई है, और ये स्टेट को एक डायरेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि आपको फ्री लीगल एड की सुविधा प्रोवाइड करनी होगी। दोज हु आर पुअर पीपल, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द फीस ऑफ द एडवोकेट्स और दी कोर्ट फाइलिंग फीस एटसेट्रा। तो आपको फ्री लीगल एड की जो है प्रोविजंस भी रखने होंगे। सो इन प्रिंसिपल, है ना, व्हाट इज देयर, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एसेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। तो हर एक भारत के नागरिक को कोर्ट से न्याय लेने का अधिकार मिला है, प्राप्त है, राइट। तो अगर कोई सिटीजन, है ना, उसको ऐसा लगता है कि his rights are being violated, then he can directly approach to the courts for justice, right? अब मैं एक और आपसे चर्चा करूंगा PIL की। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो 1980s में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मैकेनिज्म और लाया गया था जिसे कि PIL कहा गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इस PIL के थ्रू एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऐसा कोई एक पिटीशन फाइल कर सकता है, दूसरों के बिहाफ पर भी कर सकता है ना, और अगर उनके कोई राइट्स वायलेट हुए हैं तो उन राइट्स के लिए इस PIL के थ्रू लड़ाई भी की जा सकती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised a mechanism of PIL to increase access to justice. It allowed any individual or organization to file a PL in the High Court or the Supreme Court. देखिए, आप इस सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ दोज whose rights were being violated. उनके बिहाफ पर आप एक PIL भी दायर कर सकते हैं जो कि जिनके की राइट्स वायलेट हुए हैं। तो ये एक PIL का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इस चैप्टर में भी है, राइट। तो ये आज हमारा जो है चैप्टर 5 जो था जुडिशरी पर, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगले लेक्चर, अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आशा है आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और आप लोगों के कोई भी अगर डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में ना डालना भूलें। हमारे लेक्चर्स को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। अगले लेक्चर में आपके साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।